क्योंकि भारतीय दंड संहिता 1860 आपको ने 56 तो निश्चित हो चुका है सेक्शन इसका। अब 57 से देखना था भिन्न है, दंडाविधियों की जो भिन्न है सेक्शन 67 से, इसमें भिन्न दे रखी दंडाविधियों की भिन्न है, इसमें क्या दे रखा भिन्न है। भिन्न कौन सी गणित वाली भिन्न है? दंडाविधियों की, हालांकि फॉर्मूला गणित का ही है लेकिन दंडाविधियों की भिन्न है। भिन्नों का अर्थ होता है विभाजन करना, ठीक है। अब पहले तो ये समझ लीजिए भिन्न पढ़ने से पहले कि भी आजीवन कारावास का अर्थ क्या है, ठीक है ना। आजीवन कारावास का अर्थ भी तो पता पड़ेगा, तब भिन्न समझ में आएगी। आजीवन कारावास, अब इसी पे है ना, इसीलिए आजीवन कारावास। भाई आजीवन कारावास का अर्थ क्या है, ये भी तो जरूरी है पढ़ना है। आजीवन कारावास का अर्थ है शेष संपूर्ण जीवन के लिए कारावास, शेष संपूर्ण जीवन के लिए कारावास। अगर कोई आपसे पूछे कि आजीवन कारावास का अर्थ क्या है तो आप क्या कहोगे कि 20 वर्ष, 20 वर्ष नहीं। आजीवन कारावास का अर्थ है शेष संपूर्ण जीवन के लिए कारावास, मतलब जितना जीवन बचा है आपका जेल में ही काटना है आपको, ठीक है। ये कौन से बाद में खा गए, इसमें एक बात भी है, बीजी गोट से बनाम राज, सॉरी जीवी गोट से बना, जीवी गोट से, ठीक है। गोट से है, जीवी गोट से बनाम राज 1961 राज्य 1961 का इसमें कहा गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का है। इसके अलावा कौन से बाद में कहा गया, अब्दुल आजाद, आजाद, ठीक है। अब्दुल आजाद का बाद भी है, ये भी राज्य 1976 का बाद है, 1976। इन दोनों वादों में कहा गया, क्या कहा गया, इन दोनों वादों में यही कहा गया कि आजीवन कारावास का अर्थ है शेष संपूर्ण जीवन के लिए कारावास, ठीक। अब बात आती है कि भी आजीवन, ये तो सिंपल हो गया, ये समझ में आ गया कि सही आजीवन कारावास का अर्थ होता है शेष संपूर्ण जीवन में के लिए कारावास या शेष संपूर्ण जीवन, ठीक है। मतलब जितना भी जीवन बचा है अब आप जेल में बिताएंगे। अगर किसी न्यायालय ने आपको आजीवन कारावास की सजा दी है तो ये मान के चले कि जितनी भी लाइफ बची है आपकी वो पूरी जेल में काटनी पड़ेगी, ठीक। ये तो सिंपल हो गया। अब बात आती है कि भाई आज अपने कारावास में पढ़ा था, कारावास में क्या पढ़ा था कि कारावास दो प्रकार का होता है, कठिन और सादा। तो अब सवाल ये दूसरा उठता है कि भाई जो आजीवन कारावास होता है वो कैसा होता है, कठिन होता है कि सादा होता है। क्या आजीवन कारावास सादा भी हो सकता है कि क्या केवल कठिन ही होता है, ये दोनों भी हो सकता है, आधा भाग कठिन आधा सादा, ऐसा भी हो सकता है। तो भी आजीवन कारावास तो सदैव कठिन ही होता है। आजीवन कारावास क्या होता है, कठिन होता है। आजीवन कारावास कैसा होता है, कठिन ही होता है, सादा नहीं होता है। ना ही आधा कठिन आधा सादा होता है, केवल कठिन होता है, कठोर होता है। ये कहा गया है आपको मुन्ना बनाम भारत संघ 2005 के बाद में, मुन्ना वर्सेस भारत, मुन्ना भारत संघ 2005 का बाद, इसमें कहा गया क्योंकि आजीवन कारावास कठिन ही होगा। एक बात और है इसमें, जिसमें उसमें भी क्या कहा गया है, इसी यही कहा गया कि आजीवन कारावास कठिन होगा। दुर्योधन बनाम उड़ीसा, दोनों वादों में कहा गया, ये 2014 का। इन दोनों वादों में कहा गया कि आजीवन कारावास का अर्थ संपूर्ण जीवन तो इन दोनों में कहा ही है, और इन दोनों में तो ये भी कह दिया कि कठिन ही होगा, सादा नहीं होगा। आजीवन कारावास कठिन होगा,
सादा नहीं होगा, ठीक है। तो आजीवन कारावास कैसा होता है, कठोर होता है। कोई पूछेगा आजीवन कारावास कैसा होता है, सादा होता है? नहीं, सादा नहीं होता, कठिन ही होता है। फिर कोई पूछे आपसे कि भाई कोई कौन से बार में बताया, कौन से बार में कहा गया है कि कठोर होता है, कोई एक आध बात आप जानते हैं तो बता दीजिए कि दुर्योधन बनाम उड़ीसा राज 2014 के बारे में कहा गया है, या फिर आपको ये याद हो कि मुन्ना बनाम भारत सन 2005 के बारे में भी कहा गया, तो ये आप बता सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं भिन्नों पे। ये तो समझ में आ गया कि आजीवन कारावास क्या होता है, कठिन होता है। अब भिन्नों की बात कर लेते हैं। भिन्न में देखिए क्या लिखा है, ये कहता है दंडा विधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। ये कह रहा है जब भिन्न की बात आए, भिन्न करना हो, भिन्न करना हो, ये कह रहा है जब भिन्न की बात आ जाएगी तो हम आजीवन कारावास को, आजीवन कारावास को क्या मानेंगे, 20 वर्ष के तुल्य मानेंगे, 20 वर्ष के तुल्य यानी समान, ये मानेंगे कि 20 वर्ष के समान दंड दिया गया है। अब आप कहोगे ये क्या बात हुई, यहाँ तो पढ़ लिया कि संपूर्ण जीवन हो गया और यहाँ पढ़ रहे हैं कि भिन्न। तो ये कह रहे हैं केवल भिन्न के अवस्था में हम 20 वर्ष मान लेंगे, वैसे तो संपूर्ण जीवन ही है, लेकिन जब कभी हमें उसकी भिन्न निकाली, भिन्न कब निकालनी पड़ेगी भाई, भिन्न जब निकालनी पड़ेगी जब आप देखते हो, कई बार आपने देखा होगा कई अपराधों में ये लिखा रहता है कि भी 1/4 दंड देना है, 1/2 यानी आधा दंड देना है ना, 1/4 देना है, 1/3 देना है, ये सब आ जाते हैं ना, 1/3 देना है। इस तरीके के आपने प्रोविजन देखे हुए अपने कि जब कभी 1/4 दंड देना है, जब कभी आधा दंड देना है, 1/3 दंड देना है, एक जितना भी मतलब उसका भिन्न, ये भिन्न कहलाती है, इन्हीं को कहते हैं भिन्न, ये बनी है ना, ये इनको भिन्न कहते हैं। तो ये कह रहा है कि जब इस तरीके से हमको किसी दंड को निकालना हो कि 1/4 निकालना है, एक, अब आप कहोगे भाई आजीवन कारावास की स्पेशली बात इसमें क्यों कही गई है, केवल 57 में केवल आजीवन कारावास की बात क्यों कही गई, और चीजों की बात क्यों नहीं, और दंडों की बात क्यों, क्योंकि और दंडों में दंड स्थिर मतलब एक निश्चित होता है, किसी में 10 साल है, किसी में 5 साल है, किसी में 2 साल है, किसी में 1 साल है, तो वहां पे कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन आजीवन कारावास में दिक्कत है, क्यों दिक्कत है, क्योंकि वो संपूर्ण जीवन के लिए है। अब संपूर्ण जीवन के लिए है, अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं कि साहब किसी आजीवन कारावास की आधी सजा, एक आधी सजा होगी या मान लो 1/4 सजा भुगतेगा, कोई ऐसा अपराध किया है जहाँ आजीवन कारावास की 1/4 सजा होती है या आधी सजा होती है, आधी मान लीजिए, समझने की आसान रहता है कि आधी सजा होगी, मान लीजिए आजीवन कारावास का आधा, आधे से दंडित किया गया। अब आधे से दंडित किया जाएगा तो यहाँ तो संपूर्ण जीवन की बात आ रही है, तो भाई दिक्कत ये आएगी कि भाई कैसे निकालें, संपूर्ण जीवन का तो ये पता नहीं ना कि एक आदमी 10 साल जीता है, 20 साल जीता है, 30 साल जीता है, 50 100 कितने साल जीता है, ये तो तय नहीं होता ना हर आदमी का कि कौन सा व्यक्ति कितना जिए। अब एक व्यक्ति को जो है आजीवन कारावास की सजा होती, वो कहता है कि साहब मैं अपना, मैं तो बोले साहब 10 ही साल जीऊंगा, तो क्या उसके कहने से मान लेंगे? कोई कहता है कि साहब मैं तो 2 ही साल जीने वाला हूँ, तो उसके कहने से नहीं मानेंगे ना। तो हम ये मान के चलते हैं, जब भिन्न निकालना होता है कि वो बेचारा 20 साल जिएगा, उसकी लाइफ है 20 साल। अब ये मान के चलो, हम ये मान के चलते हैं कि आजीवन कारावास में उसकी लाइफ 20 साल है या आजीवन कारावास 20 साल का होता है, ये मानेंगे हम। तो इससे क्या फायदा पड़ेगा, इससे ये फायदा पड़ेगा कि जब हम उसका आधा निकालना होगा तो हम इसका आधा कैसे निकाल देंगे, 10 का आधा 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10 वर्ष होगी, कितनी सजा हो जाएगी, 10 वर्ष। और 1/4 निकालना होगा तो 20 में 1/4 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, 5 वर्ष, ठीक है, तो 5 वर्ष सजा हो जाएगी। तो इस तरीके से जब सजा देनी होगी तो फिर आसानी होगी और सजा दी जा सकती। और अगर ऐसा प्रोविजन नहीं होता तो फिर दिक्कत आ जाती, कोई कहता मैं 10 साल जीऊंगा, कोई कहता मैं तो 2 ही साल जीऊंगा, कोई कहता 4 लाख आदमी के, तो भैया मैं तो जीने ही वाला नहीं, 6 महीने में मर जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। इसीलिए ये भिन्न की अवस्था में हम आजीवन कारावास को क्या मान लेंगे, 20 वर्ष के तुल्य मान लेंगे, या यही मान लेंगे कि आजीवन कारावास जो है 20 वर्ष होता है। कब मानेंगे, जब भिन्नों की बात है। तो क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है ये आपसे कि आजीवन कारावास होता है, आजीवन कारावास का अर्थ है मृत्यु तक जेल। आपको क्या लगाना है, मृत्यु तक जेल, क्योंकि 20 वर्ष का जो नए बच्चे होते हैं उनके दिमाग में 20 वर्ष घुसा रहता है, तो क्या लगाए जाते हैं 20 वर्ष। 20 वर्ष तो केवल भिन्नों की बात होगी तभी होगा, वरना आजीवन कारावास का अर्थ तो मृत्यु तक जेल नहीं है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, आजीवन कारावास का अर्थ है मृत्यु तक जेल।
लेकिन जब कभी भिन्न लगाएंगे तो 20 वर्ष हम उसको मानेंगे, ठीक। और आजीवन, एक क्वेश्चन और आता है आजीवन कारावास है, भाई आजीवन कारावास को जो है समुच्चय सरकार कितना लघुकृत कर सकती है, अपन पढ़ेंगे 14 वर्ष। तो 3 क्वेश्चन आजीवन कारावास के आपको इकट्ठे याद रखने हैं कि आजीवन कारावास का अर्थ है मृत्यु तक जेल में, समुच्चय सरकार उसको लघुकृत कर सकती है 14 वर्ष में, और क्या पढ़ा था लास्ट अपन ने, भिन्न, भिन्न के मामले में उसको क्या मानेंगे हम, 20 वर्ष। तो 3 क्वेश्चन आपके आजीवन कारावास के, ठीक है, तीनों को इकट्ठा याद रखें। अब आ जाते हैं अपन 57 के बाद 58। 58 जो है समाप्त हो चुका है, 59 भी आपका समाप्त हो चुका है। 58 जो है निर्वासन में दंडाधीश अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा जब तक कि वे निर्वासित ना कर दिए जाए, उसके बारे में था, ये खत्म हो गया है। ये 1955 के अधिनियम 56 से 1 जनवरी 1956 से जो है इसको निश्चित कर दिया गया। और दोनों सेक्शन 59 भी 1 जनवरी 1956 से निश्चित किया गया है। कारावास के बदले निर्वासन था ये, वो भी समाप्त हो गया, ठीक है। अब सेक्शन 60 आता है। एक मिनट, साठ आता है, दंडाधिष्ट कारावास की कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या इसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। आपको ने पहले ही पढ़ा था कि भाई जो कारावास होता है 2 प्रकार का होता है, कठिन होता है और सादा होता है। तो अब कोई बात हो रही है इसमें कि दंडादेश जो दिया जाता है उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकता है। कठिन भी हो सकता है, जो आपको कारावास दिया है कठिन, और सादा भी हो सकता है। जो आपको दंड दिया है उसका कोई भाग कठिन भी हो सकता है और सादा। कठिन और सादा में मतलब ये यहाँ वर्क कराया जाता है, हार्ड वर्क कराया जाता है आपको, सॉरी कठिन में, और सादा में जो है आपका वर्क वगैरह नहीं करना पड़ता है, इसमें काम करना पड़ता है, बस इतना अंतर होता है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है हर मामले में जिसमें अपराधी दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय है, वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडादेश देगा सक्षम होगा कि दंडादेश में यह निर्दिष्ट करे कि ऐसा संपूर्ण कारावास कठिन होगा या ऐसा संपूर्ण कारावास सादा होगा, या यह कि ऐसे कारावास का कुछ भाग कठिन होगा और शेष भाग सादा होगा। आपने पढ़ा होगा, अब आप पढ़ेंगे, अब दंड देवकुल पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहता है कई बार दोनों में से किसी भांति का, दोनों में से किसी भांति का, ठीक है, दोनों में से किसी भांति का। ठीक है, दोनों में से किसी भांति का अर्थ है जब लिखा रहता है किस अपराध में कि कई बार लिखा ना 2 वर्ष, दोनों में से किसी भांति के 2 वर्ष तक के कारावास से दंड नहीं हुआ, ऐसा लिखा है, या दोनों में से किसी भांति के 3 वर्ष के, 4 वर्ष के, जो भी हो लिखा है। तो दोनों में से किसी भांति का जब लिखा है तो ये वहां ये लिखा है कि जो न्यायाधीश होगा या जो मजिस्ट्रेट होगा वो जब किसी को दंडाधिष्ट करेगा तो वो इसमें स्पष्ट लिखेगा कि दोनों में से किस भांति का कारावास वो भोगेगा। क्या वो कठिन कारावास भोगेगा, उसको लिखना पड़ेगा, क्या वो सादा कारावास भोगेगा, ये भी लिखना पड़ेगा, क्या वो या वो मिक्स भी दे सकता है कि कुछ भाग कठिन कुछ भाग सादा, ठीक है, कुछ कठिन हो सकता है कुछ भाग और कुछ सादा हो सकता है, तो ऐसा भी लिख सकता है। ये मजिस्ट्रेट आपको अपने जजमेंट में लिखना पड़ेगा जब इस तरीके की दंड की व्यवस्था की गई कि दोनों में से किसी भांति का कारावास मजिस्ट्रेट दे सकता है। तो यहाँ मजिस्ट्रेट के ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप कैसा कारावास देना चाहते हैं। सजा बता दी कि 2 वर्ष है, लेकिन ये भी बता दिया कि ये मजिस्ट्रेट पे छोड़ दिया कि आप उसको कठिन देना चाहते हैं कि सादा देना चाहते हैं। तो ये परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि मजिस्ट्रेट साहब जो मामले की परिस्थितियां उसकी गंभीरता उसको देखते हुए उसको कठिन या सादा दे सकते हैं। अगर मजिस्ट्रेट अगर इस तरीके का ऑप्शन लिखा है तो मजिस्ट्रेट साहब को अपने जजमेंट में लिखना पड़ेगा कि वो कठिन कारावास भोगेगा या सादा कारावास भोगेगा, या उसका कुछ भाग कठिन भोगेगा या कुछ भाग सादा भोगेगा। तो ऐसा मजिस्ट्रेट साहब को अपने जजमेंट में लिखना पड़ेगा। ये कहती है धारा 60 कि मजिस्ट्रेट साहब स्पष्ट रूप से उल्लेख करेंगे कि कारावास कठिन होगा या जो है सादा होगा, कारावास जो है कठिन होगा जाएगा या सादा होगा जाएगा, ये मजिस्ट्रेट साहब को लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब बात आती है कि मान लो कई मजिस्ट्रेट साहब ने लिखना भूल गए,
जजमेंट कर दिया और मजिस्ट्रेट साहब ये लिखना भूल गए कि कारावास कठिन है कि सादा है, तो क्या मानते? तो फिर कठिन ही माने। अगर मजिस्ट्रेट साहब लिखना भूल गए तो सादा नहीं माना जाएगा, फिर यही माना जाएगा कि कठिन दिया है। ठीक है, कई बार हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में फिर कठिन ही माना जाएगा अगर मजिस्ट्रेट साहब लिखना भूल गए। वैसे तो मजिस्ट्रेट साहब की जिम्मेदारी, तो वो लिखेंगे कि कठिन होगा कि सादा होगा। 2 वर्ष तक के कठिन कारावास से आपको दंडादेश किया जाता है, या 2 वर्ष तक के सादा कारावास से आपको दंडादेश किया जाता है, या 2 वर्ष तक के कारावास में से 1 वर्ष तक के कठिन कारावास से और शेष 1 वर्ष तक के सादा कारावास से आपको दंडित किया जाता है। ऐसा मजिस्ट्रेट साहब को अपने जजमेंट में लिखना पड़ेगा। तो ये याद रखना, ये चीजें छोटी छोटी चीजें, जजमेंट भी जब लिखोगे ना आपको, तो ये भी चीजें लिख डालना जरूरी होती है। आपको लिखना पड़ेगा कठिन है सादा है क्या। तो अगर इस तरीके से लिखा है अपराध में कि दोनों में से किसी बात है, तो मजिस्ट्रेट साहब को लिखना है। और नहीं लिखा तो फिर वो कठिन माना जाएगा, फिर थोड़ी सी छोटी मोटी त्रुटि मानी जाएगी और उसको कठिन ही माना जाएगा। फिर 61 आपका समाप्त है, 62 आपका समाप्त है। अब 63 कहता है जुर्माने की रकम। 63 सेक्शन 63 रकम है, सीधा लिख लेते हैं रकम। काय की रकम भाई? जुर्माने की। ये कह रहा है वो जहां की वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है, जितना तक जुर्माना हो सकता है, वहां अपराधी जिस रकम के जुर्माने के दायी है वह अमर्यादित है किंतु अत्यधिक नहीं। ये तो कॉमन है, ये क्वेश्चन आता है कि मान लो कई बार जहां जुर्माने की रकम नहीं है, जहां कोई रकम नहीं खोली गई है कि भाई कितना जुर्माना हो, तो ऐसे में फिर मजिस्ट्रेट साहब ही लगाते हैं अपने हिसाब से जुर्माना। ये कई बार अपराधों में लिखा रहता है ना कि 2 वर्ष तक के कारावास, 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना, या फिर और जुर्माना हो। और यहाँ जुर्माने ये नहीं लिखा कि कितना जुर्माना, केवल ये लिखा है कि जुर्माना। तो वो कह रहा है ऐसी अवस्था में कितना जुर्माना लगाया जाएगा। तो ऐसी अवस्था के लिए ये एक सिद्धांत दे रखा है कि वो जुर्माना अमर्यादित तो हो सकता है किंतु अत्यधिक नहीं, अमर्यादित। अमर्यादित हो सकता है लेकिन कैसा नहीं होगा, अत्यधिक नहीं होगा। ये आपको याद रखना, ये सेंटेंस पूरा याद रखना, अत्यधिक नहीं होगा। नहीं होगा क्या मतलब हुआ इसका? अमर्यादित का मतलब ये है कि बिल्कुल तुच्छ भी हो सकता है, बिल्कुल एकदम तुच्छ। हमने कहा भैया 1 रुपये जमा कर दो, ये हो गया अमर्यादित। या हमने कहा बिल्कुल बस कोई छोटा सा 1 रुपया जमा कर दो, 2 रुपये जमा कर दो, 10 रुपये, ये अमर्यादित हो गया। ठीक, मतलब बिल्कुल छोटा सा हो। अत्यधिक का मतलब ये है कि आपकी क्षमता से अधिक नहीं होगा। आपकी क्षमता भैया, आपकी मान लीजिए पूरी क्षमता लगा के हमने माना कि भैया आपकी एक क्षमता निकाले थे, क्या कहते हैं हैसियत, एक हैसियत हमने आप इंसान की निकाली कि भाई ये जो आदमी है इसकी हैसियत इतना है कि ये 10,000 जमा कर सकता है, या इसकी हैसियत ये है कि भैया ये 10,000 ही कर पाएगा, इससे ज्यादा बेचारी की हैसियत नहीं कर पाए, और हमने उस पर लगा दिया साहब 40,000 का, 50,000 का। तो ये अब ये अत्यधिक हो गया। उस व्यक्ति, हर व्यक्ति के लिए अत्यधिक अलग होता है ना। किसी के लिए हो सकता है कि 40,000 या 1 लाख 10 लाख भी कम कुछ ना हो। तो हर आदमी के लिए अत्यधिक अलग होता है। ठीक है, तो वो उसकी हैसियत पे डिपेंड करता है। तो ये कह रहा है कि अमर्यादित तो हो सकता है, मतलब कितना भी कम तुच्छ हो सकता है, बिल्कुल तुच्छ भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अत्यधिक नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब जुर्माने की रकम ना खोली गई। ऐसी अवस्था में जब मजिस्ट्रेट साहब दंड देंगे तो वो अमर्यादित तो हो सकता है लेकिन अत्यधिक नहीं होगा। अब आप कहोगे अमर्यादित के अंदर अमर्यादित ही तो हो रहा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति, मान लो कोई अपने देश के बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनको जुर्माना लगाता है न्यायालय, और उनसे कहता है एक काम करो 100 रुपये का जुर्माना भर दो। भाई एक अरबपति करोड़पति आदमी के लिए 100 रुपये का जुर्माना क्या है? अमर्यादित ही है, लेकिन ठीक है ये चलेगा, ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये चलेगा। अब वो 100 करोड़ की कंपनी का मालिक है, उस पर आप 200 करोड़ का जुर्माना लगा दो, तो ये अत्यधिक हो गया बेचारे के लिए। तो वही 100 करोड़ की कंपनी का मालिक है, वो कहाँ से दे देगा 200 करोड़? वो तो कंपनी वंपनी बेच भी दे तो नहीं दे पाएगा। तो ये उसके लिए अत्यधिक हो गया, ये उसके लिए अमर्यादित हो गया। ठीक है, तो ये कहना है कि अमर्यादित तो हो सकता है लेकिन अत्यधिक नहीं होगा। ठीक, ये तो सीधा याद रखना है आपको। ठीक, अब आता है जुर्माने की रकम होगा। अब 64 आता है। अब कहता है जुर्माना ना देने पर कारावास का दंडादेश। 64 ये कह रहा है दंडादेश जुर्माना ना देने पर।
जुर्माना ना देने पर, सवाल सी बात है कि जुर्माना नहीं देंगे तो कारावास होगा, और वो कारावास जो कारावास दिया उसके अतिरिक्त होगा, ये भी याद रखें, जो कारावास होगा उसके अतिरिक्त होगा। ये आपसे जुर्माना मांगा गया और आप जुर्माना नहीं देते, इसमें लिखा कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय अपराध, दंडनीय अपराध के हर मामले में जिसमें अपराधी कारावास सहित या रहित जुर्माने से दंडाधीश हुआ है, तथा कारावास या जुर्माने अथवा केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध के हर मामले में जिसमें अपराधी जुर्माने से दंडाधीश हुआ है, वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडाधीश करेगा सक्षम होगा कि दंडाधीश द्वारा निर्देश दे कि जुर्माने देने में व्यतिक्रम होने की दशा में अपराधी अमुक अवधि के कारावास भोगेगा, जो कारावास उस कारावास के अतिरिक्त होगा जिसके लिए वह दंडाधीश हुआ है या जिससे वह दंडादेश के लघुकरण पर दंडनीय है। ये क्या कह रहा है, 65 64 है, ये कह रहा है कारावास और जुर्माने दोनों से दंडनीय। कैसे अपराध, तो कारावास प्लस जुर्माना कैसे अपराध है जिनमें कारावास भी होता है और जुर्माने की भी सजा होती है, ठीक है, और आप जुर्माना नहीं देते, ठीक है, आपको कारावास की सजा भी होती है और जुर्माना भी होता है, ऐसे मामले में आपने क्या किया है, जो है जुर्माना जमा नहीं किया है, तथा लिखा है कारावास या जुर्माने से दंडनीय सजा है, या फिर ऐसा अपराध है जिसमें कारावास या जुर्माना, ये कौन से अपराध है, देखिए, हाँ, तो ये कौन से अपराध है जिसमें कारावास और जुर्माना है या कारावास या जुर्माना, मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब है कि कारावास के साथ जुर्माना वाली अपराध है ये, जहाँ कारावास के साथ आपको जुर्माना होता है या में जुर्माना होता है, क्योंकि कारावास भी हो सकता है या फिर जुर्माना भी हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं, ऐसे अपराध है। ये केवल जुर्माने वाले अपराध नहीं है, ये केवल ये वो वाले अपराध हैं जहाँ सजा के साथ जुर्माना है या सजा के बदले जुर्माना है, मतलब सजा भी है साथ में, कुल मिला के ये भी है संग में और ये भी है या फिर अथवा में है, ठीक, तो इस प्रकार के अपराध, तो ये कह रहा है इस प्रकार के अपराध में जब कोई व्यक्ति जुर्माना जमा नहीं करता है तो न्यायालय क्या कर सकता है, इसमें लिखा है, तब वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडादेश करने करता है वह क्या किस बारे में, जुर्माने देने में व्यतिक्रम होने की दशा में अपराधी को अमुक अवधि के कारावास को भोगेगा जो कारावास या अन्य कारावास के अतिरिक्त होगा, इसमें अवधि नहीं लिखी लेकिन वो लिखा है कि अतिरिक्त अतिरिक्त अवधि के, वो नीचे आएगा पूरा, अतिरिक्त अवधि के कारावास का दंड दे सकता है, कारावास का दंड, ठीक है, ये कह रहा अमुक अवधि मतलब जो भी आगे बताई जाएगी कि कितना दंड होगा उसके बारे में, तो ये कह रहा है कि जब आप जुर्माना नहीं दोगे और अपराध जुर्माने और कारावास दोनों से दंडनीय है या जुर्माने या कारावास से दंडनीय है, तो ऐसे में आप अगर जुर्माना नहीं देते हो तो आपको कारावास की अतिरिक्त अवधि होगी पड़ेगी, मतलब जो मूल कारावास है उसके अतिरिक्त आपको कारावास भोगना पड़ेगा, ऐसा मजिस्ट्रेट सजा में देगा कि अगर आप कारावास नहीं जुर्माना जमा नहीं करते तो 7 दिन का कारावास भोगोगे, तो जो मूल कारावास है वो तो आप भोगोगे, उसके अलावा अतिरिक्त कारावास भी आपको भोगना पड़ेगा। ये कौन सा कह रहा है, ये आपका 64 है, ठीक है, 64 के बाद 67 जब आप पढ़ेंगे तब ये आपको समझ में आएगा 67 पूरा, क्योंकि अभी इसमें तो ये नहीं लिखा है कि कितना कारावास, जो कारावास की अवधि है वो क्या होगी, वो आपकी 67 में दी गई, इसमें ये नहीं लिखा ना कि वो अवधि क्या होगी, तो अवधि की बात 67 में आएगी, अवधि की बात 67 में आएगी, क्योंकि यहाँ अवधि नहीं लिखी आपने, तो ये तो पढ़ लिया कि जब आपने जुर्माना नहीं दिया तो जो कारावास भोगोगे वो अतिरिक्त होगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है कि भाई ठीक है एक्स्ट्रा होगा, जो मूल का मान लो 2 वर्ष की सजा थी और 2 वर्ष की सजा और जुर्माना या जुर्माना था यहाँ, ठीक है, अब तो फिर जो कारावास जो अतिरिक्त कारावास है वो कितनी अवधि का हुआ, ये आपको 67 या 67 यही देख लीजिए, देखिए 67 देख लीजिए, 67 क्या कहता है या बाद में देखेंगे, नहीं इधर ही देखिए 67 ही निकाल लीजिए आप, 67 इधर ही देखिए, नहीं सॉरी 67 केवल जुर्माने वाला है,
ये 67 बाद में, पहले इसको आगे देखेंगे, इसको हटाइए। 67 केवल जुर्माने वाली बात कहता है, ये कि जुर्माना जो है, जो अपराध केवल जुर्माने से दंड, उसके बारे में पहले क्रम से देखते हैं, गड़बड़ हो जाएगी। देखिए क्रम से देखेंगे, कहाँ गया अपना, कौन सा पढ़ रहे थे, जुर्माने के साथ जुर्माना ना देने पर। अब पढ़ेंगे 65। 65 कहता है जबकि कारावास और जुर्माने दोनों आदिष्ट किए जा सकते हैं, तब जुर्माना ना देने पर कारावास। ये कह रहा है 65, ये कह रहा है कारावास और जुर्माना, कारावास और जुर्माना दोनों दिए जा सकते हैं, दोनों इकट्ठे देते हैं, उसके मामले में क्या, वहां क्या कह रहा था कि कारावास और जुर्माना या कारावास या जुर्माना, और यहाँ क्या कह रहा है जबकि कारावास और जुर्माना दोनों दिए जा सकते हैं किसी व्यक्ति को, दोनों की सजा हो सकती है, कारावास भी हो सकता है और जुर्माना भी हो सकता है। तो इसमें लिखा है यदि अपराध कारावास और जुर्माने दोनों से दंडादेश हो तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे, कारावास की उस अवधि की 1/4 से अधिक ना होगा जो उस अपराध के लिए अधिकतम नियत है। ये कहना है कि अधिकतम नियत है, अधिकतम सजा का 1/4, ये भी याद रखना, अधिकतम सजा का 1/4, ये भी याद रखना, ये भी पूछा जाता है। 1/4 दंड से मतलब कारावास से दंडित किया जाता है। कब जुर्माना ना दे, जब कारावास और जुर्माने दोनों से दंडनीय हो अपराध, जब अपराध कैसे दंडनीय हो, कारावास और जुर्माने दोनों से दंडनीय अपराध हो, जिसमें कारावास भी होता है और जुर्माना भी होता है, इकट्ठा होता है, कारावास की सजा भी होती है और जुर्माने की सजा भी होती है। ऐसी अवधि, ऐसे मामले में जो है आपको, अगर आप जुर्माना नहीं देते तो जो मूल अपराध है, मूल सजा है, उसकी अधिकतम अवधि का 1/4 से जो है आपको दंडित किया जाएगा। यहाँ सजा देने से मतलब नहीं, एक चीज और याद रखना, मूल कारावास का अर्थ है जो प्रोविजन किया गया है। मान लीजिए किसी अपराध में अधिकतम 3 वर्ष की सजा है, मजिस्ट्रेट साहब आपको 1 वर्ष की सजा देते हैं, अधिकतम सजा की बात कर रहा हूँ, अधिकतम सजा इसमें 3 वर्ष है, मजिस्ट्रेट साहब ने आपको 1 वर्ष की सजा दी और जुर्माना लगा दिया, और जुर्माना लगा, ठीक है। अगर और जुर्माना लगा दिया तो यहाँ जब हम 1/4 निकालेंगे तो इस 1 वर्ष से नहीं निकालेंगे, इससे निकालेंगे जो मूल अपराध के लिए जो अधिकतम सजा है उससे निकालेंगे, यानी जो 1/4 निकाला जाएगा वो आपकी जो अधिकतम सजा दे रखी है उससे निकाला जाएगा। अधिकतम सजा जिस अपराध, उस अपराध में जो अधिकतम सजा है उसका 1/4 हम निकालेंगे, ना कि जो मजिस्ट्रेट साहब ने जो सजा दी है उसका 1/4 निकालेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना, इसका 1/4 निकाला जाएगा। उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो सजा है उसका 1/4, अधिकतम जो इसमें लिखा निर्देश देख सकते हैं, कारावास की उस अवधि की 1/4 से अधिक ना होगी जो उस अपराध के लिए अधिकतम नियत है, नियत है लिखा है, या दी गई है नहीं लिखा, अधिकतम नियत है, नियत है, नियत है मतलब जो सजा अधिकतम तय की गई है उसका 1/4 निकाला जाएगा, ना कि जो सजा दी गई है आपको उसका 1/4 निकाला जाएगा। कई बार तो जो होता है कि सब अधिकतम सजा दी है तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, कई बार अधिकतम सजा दी है तो हो सकता है मजिस्ट्रेट आपको अधिकतम सजा ना दे, कम दे, न्यूनतम दे। तो ऐसी अवधि में जब आप जुर्माना नहीं दोगे तो जो अधिकतम सजा है उस अपराध के लिए उसका 1/4 जो है निकाला जाएगा, ये भी याद रखना। 1/4 किसका निकाला जाएगा, जो सजा की अधिकतम अवधि है उसका। अब देखिए 66 कहता है जुर्माना ना देने पर किस भांति का कारावास दिया जाएगा, तो कह रहा है वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए अधिनियमित करे, किसी भी भांति का हो सकेगा जिसमें अपराधी को उस अपराध के लिए दंडादेश किया जा सकता है। 66 66 कह रहा है कैसा होगा, मतलब कठिन होगा, कितना होगा, है ना। तो जिस भांति का कारावास आपको दिया जा सकता था उसी भांति का होगा। जब अपराध कैसा हो, जब अपराध कारावास, वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के अधिरोपित करे, किसी भांति का हो सकेगा जिसमें अपराधी को उस अपराध के लिए दंडादेश किया जा सकता था। अगर अपराध ऐसा था कि उसको कठिन और सादा दोनों दिया जा सकता था, कठिन भी दिया जा सकता था, सादा भी दिया जा सकता था, या दोनों दिया जा सकता था, तो जो कारावास होगा, जो अतिरिक्त कारावास होगा, जो अतिरिक्त कारावास मतलब जो जुर्माना नहीं दिया आपने उसके लिए जो अतिरिक्त कारावास है वो फिर उसी भांति का हो सकता है, कठिन भी हो सकता है, सादा भी हो सकता है, या दोनों प्रकार का हो सकता है। तो अगर अपराध ऐसा था कि जहां मजिस्ट्रेट कठिन भी दे सकता है सजा, सादा भी दे सकता है, अपने विवेक से दे सकता है, ऐसे मामलों में जो है
जो अतिरिक्त कारावास होगा वो उसी भांति का होगा, कठिन है तो कठिन होगा, सादा है तो सादा होगा। ठीक है, जैसा कारावास मजिस्ट्रेट साहब ने दिया है उसी भांति का होगा, कठिन भी हो सकता है और सादा भी हो सकता है। और अगर केवल अपराध जुर्माने वाले होते हैं तो उसमें केवल सादा होता है। अगर अपराध ऐसा है जिसमें केवल और केवल जुर्माना होता है तो फिर सादा होता है। दोनों में अंतर है, दोनों धारा। अगर कुछ अपराध ऐसे होते हैं ना जहाँ केवल सादा कारावास होता है, स्पेशल लिखा है कि साधारण कारावास, तो ऐसे अपराधों में जो अतिरिक्त कारावास भी होगा वो सादा ही होता है। लेकिन यहाँ कठिन और सादा दोनों दे सकता है मजिस्ट्रेट, इसलिए कठिन या सादा दोनों में से किसी भी प्रकार का हो सकता है। ठीक, अब देखिए आप 67 उसी का 64 पेज है, 67 बड़ा दो। ये अवधि की बात कह रहा है, अवधि दे रखी है। ये कह रहा है जुर्माना न देने का कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय। ये कह रहा है कि जुर्माना आपने नहीं दिया और अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय, केवल जुर्माना, केवल जुर्माने वाले अपराध है। अपराध कैसा है? केवल जुर्माना है वहां। तो यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है तो इसमें फिर एक टेबल दे रखी है एक तरीके से कि 50 रुपए तक का अगर जुर्माना है आपको, तो ये याद रखना, 50 रुपए तक का अगर जुर्माना है तो अधिकतम सजा आपको कितनी, मतलब जो एक्स्ट्रा कारावास होगा वो कितना होगा? 2 माह। कितना होगा? 2 माह का। ये आपको याद रखना। ये कौन से बात है, कौन से वाले मामलों में होगा? केवल जुर्माने वाले। और अगर आपकी जो रकम है 50 रुपए से अधिक है और 100 रुपए से अधिक नहीं है, मतलब 50 से अधिक है लेकिन 100 से अधिक नहीं, तो कितना होगा? 4 माह। ठीक है, ये याद रखना। और अगर आपकी 100 रुपए से अधिक है, 100 प्लस है, मतलब 100 से अधिक है रकम, उन सब मामलों में जो 100 से अधिक है उसमें कितना होगा? अधिकतम 6 माह। अधिकतम जो है 6 माह का कारावास, ये अतिरिक्त कारावास है, जो अतिरिक्त कारावास है वो होगा। ठीक है, और इसमें जो कारावास होगा कैसा होगा? सादा होगा, सदैव सादा, क्योंकि ये कैसे अपराध है? जुर्माने वाले अपराध है, तो इसमें जो भी कारावास होगा सदैव सादा होगा। इसमें क्योंकि जुर्माने वाले अपराध हैं तो कारावास कैसा होगा? सादा होगा। 50 रुपए में 2 माह का कारावास होगा, अतिरिक्त सादा कारावास। 100 रुपए में 4 माह का अतिरिक्त सादा कारावास होगा, और 100 रुपए से अधिक मामले में 6 माह या सादा कारावास, 6 माह का सादा कारावास, अधिकतम 6 माह का सादा कारावास भोगना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सीधा सीधा हिसाब लगा दो कि 1 महीने का कितना है? 1 महीने का आपका, 1 महीने का एक 2 माह 50 रुपए में 2 महीना, मतलब 50 रुपए का 2 महीना है। अगर 50 रुपया नहीं देते तो 2 महीना काटना पड़ेगा। ठीक है, 2 महीना काटना पड़ेगा। अगर मान लीजिए इसी का आगे विस्तृत रूप आएगा कि मान लो आधा पार्टली दे देता है कोई व्यक्ति, जैसे अभी हम इसमें ये उदाहरण के लिए मान लो 50 रुपए का जो है उससे जुर्माना था और 2 माह का होकर कारावास हुआ था, कोई भी लगा लो आप, आगे के सेक्शन में अपन इधर ही देखें, 2 माह का उसे सजा हुआ। अब बेचारा इतनी क्षमता नहीं थी 50 रुपए दे पाए, उसने 25 रुपया दे दिए, 25 रुपया जमा कर दिए उसने। ठीक है, और अभी 15 ही दिन हुए उसे कारावास में, मतलब जो अतिरिक्त कारावास की अवधि थी उसमें 15 ही दिन हो गए उसने अभी। तो क्या करा जाएगा फिर? जैसे ही 15 दिन और पूरे हो जाएंगे, यानी 30 दिन पूरे हो जाएंगे, उसको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि 25 रुपए उसने 1 महीने के तो पहले जमा कर ही दिए। अब 1 महीने बाकी जो दिन बचे हैं उतना उसको काटना पड़ेगा, 25 रुपए का मतलब काटना पड़ेगा। 25 रुपए के लिए उसे 1 महीना रहना पड़ेगा, क्योंकि आप निकालो तो 25 ही रुपए का निकलना ना 1 महीना, तो 25 रुपए का 1 महीना तो उसे काटना पड़ेगा। जैसे ही 1 महीना काट लेगा छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है, इसी में आपको देखें, तो कोई व्यक्ति 30 दिन काट चुका है, भोग चुका है, 1 माह काट चुका है, 30 दिनों की सजा भोग चुका है अतिरिक्त कारावास। ठीक है, और वो 25 रुपए जमा कर देता है, तो भाई तुरंत छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वो तो पहले 1 महीना की तो काट ही चुका है, बाकी 1 महीने के लिए उसने 25 रुपए जमा कर ही दिए, तो तुरंत छोड़ दिया जाएगा। ऐसे ही ये फॉर्मूला इन सब में भी लागू होगा। ये आगे लिखा है, इसमें लिखा है 69 में है ये वाला, जो वाला को नहीं पता है 69 में, ये 69 में होता है, पार्टली जब दे देता है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। 68 क्या कह रहा है? जुर्माना देने पर कारावास का पर्यवसान हो जाना। ये कह रहा है जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए अधिरोपित कारावास तब पर्यवसित हो जाएगा जब जुर्माना या तो चुका दिया जाता है या वसूल कर लिया जाता है। तो ये 68 ये कह रहा है इसी का आगे कि मान लीजिए
ये 50 रुपए की बात है कि 2 माह का कारावास हुआ है इसे, ठीक है, 50 रुपए इसने जमा नहीं किए, सीधा ये 50 रुपये उठा के जमा कर देता तो छोड़ दिया जाएगा, या वसूल लिया जाता है इससे तो छोड़ दिया जाएगा। तो ये कैसा 68 का फॉर्मूला कि जैसे ही आप जो रकम जमा कर दोगे, ये रकम आपने जमा की तो आपको छोड़ दिया जाएगा। 69 पार्टली बात कहता है कि भैया कुछ चुका दिया तो भाई जितना चुका दिया उतना भोगेगा, जितना बचा उसके लिए भोगेगा। तो ये अपने यहाँ समझे है, जितना बचा है उसके लिए तो भोगना पड़ेगा, माँ है ना, जैसे बचा है जितना उतना भोगना पड़ेगा, बाकी फिर उसे छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये वसूली की बात है। 69 में ये कह रहा है कि जितना वसूला, उसमें एक उदाहरण भी दे रखा है, उसमें उदाहरण लिखा है 100 रुपए वाला का 100 रुपए जुर्माने और उसके देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए 4 माह का कारावास से दंडादेश किया जाता है। इसका उदाहरण दे रखा है कि 100 रुपया नहीं दिए 4 महीने के लिए जो है दंडादेश हो गया। तो इसमें भी कोई फॉर्मूला लगेगा सेम, 100 माह के लिए 4 माह तो 25 रुपए का सीधा 1 महीना निकल रहा है, सीधा हिसाब है 25 रुपए का 1 महीना निकल रहा है। ठीक है, अब इसको आप मान लो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, सीधा सा हिसाब। ये 1 महीना हो गया, ये 2 महीना हो गया, ये 3 महीना हो गया, 4। अब इसमें से जितनी रकम वो जमा कर देगा उतना भुगतना पड़ेगा। मान लो 25 रुपए जमा करता है, मतलब मान लो 75 रुपए जमा करता है तो 1 महीना बाद छोड़ दिया जाएगा। सीधा पहली बात तो 100 रुपए जमा कर देता है इकट्ठा तो तुरंत छोड़ दिया जाएगा। दूसरा, मान लो अगर वो 75 रुपए जमा करता है तो 1 महीने बाद छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि फिर 25 रुपए के लिए 1 महीना तो काटना पड़ेगा ना। अगर वो 50 रुपए जमा करता है तो भैया 2 महीना काटना पड़ेगा उसे। 50 रुपए करता है तो भैया ऐसे 2 महीने हो जाएंगे, वैसे छोड़ दीजिएगा। 75 रुपए जमा करता है तो भैया 3 महीने, जो 75 रुपए जमा करता है तो क्या कहते हैं 75 जमा करता है तो वो 1 महीना उल्टा हो गया। उसका आधा 50 जमा करता है, 75 जमा करता है तो फिर 1 महीना काटना पड़ेगा 75 में, तो है ना। 50 जमा कर देता है तो भैया जो जो बचे हैं 2 महीने 25-25 के वो काटने पड़ेंगे। इसी तरीके से कुल मिलाकर उसका कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो जैसे वो पैसा जमा करता जाएगा उस हिसाब से उसे छोड़ दिया जाएगा। अगर ये 3 महीने का जमा कर देता है, या मान लीजिए इकट्ठा जमा कर देता है तो पूरा छोड़ दीजिएगा, आधा जमा कर देता है तो फिर आधी काटेगा, आधे जो बचेगी उसमें उसको छोड़ दिया जाएगा। इसका उदाहरण भी दे रखा है इसी का 100 का। अब देखिए 70 कहता है वसूली, जुर्माने का वो जो है कब तक वसूल कर सकते हैं। ये कह रहा है भाई जुर्माना जो है कितनी अवधि तक वसूल किया जा सकता है, जो जुर्माना है वो कितनी अवधि तक जो है वसूल किया जा सकता है, कब तक वसूल कर सकते हो जुर्माने को। तो अक्सर कहता है कि जुर्माने की रकम जो है कब तक वसूल की जाती है। 70 वसूली है। पहला साधारण नियम तो ये कह रहा है कि भैया 6 वर्ष के भीतर वसूल, ये कह रहा है साधारण नियम तो ये कहता है कि भाई जुर्माना जो है सामान्यतः जो है दंडादेश 6 वर्ष के भीतर वसूल किया जाना चाहिए। कितने वर्ष में वसूल किया जाना चाहिए? 6 वर्ष में। ये सामान्य नियम है, कॉमन नियम है कि अगर किसी व्यक्ति पे जुर्माना लगा है तो 6 वर्ष का टाइम है न्यायालय के पास या सरकार के पास, उसके जुर्माने को वसूलने का। उसके बाद नहीं वसूला जाएगा। 6 साल तक वसूल लिया तो वसूल लिया, नहीं तो नहीं वसूला जाएगा। ठीक है, ये सामान्य नियम है। परंतु यहाँ एक चीज और लिखी है कि जुर्माने के साथ साथ 6 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास का दंडादेश भी दिया जाए। मान लो किसी को 6 वर्ष जुर्माने के साथ जुर्माना प्लस क्या दिया है, 6 प्लस सजा दी है, 6 प्लस सजा दी है। मतलब क्या है, यहाँ तो सिंपल हो गया। पहला सिद्धांत तो सिंपल है कि 6 वर्ष के भीतर वसूल लो तो वसूल लो, नहीं तो नहीं वसूल सकते। ठीक। दूसरा सिद्धांत कह रहा है कि भैया जुर्माना भी दिया है और 6 साल से ज्यादा की सजा भी दी है। मान लो 7 साल की सजा दी है, किसी 6 साल तो वसूलते हैं, ये तो नियम है। अब मान लो किसी को 7 वर्ष की सजा दी है प्लस जुर्माना दिया है, तो अब बात आ रही कि अब कितनी अवधि। अब क्या 6 वर्ष वाला नियम यहाँ लागू हुआ? यहाँ 6 वर्ष वाला नियम फिर लागू नहीं होगा। यहाँ तो फिर जितनी सजा है उतनी अवधि तक वसूल किया जा सकता है। अगर 7 साल की सजा है और जुर्माना भी लगा है तो फिर वही 7 साल तक वसूल सकते हैं इससे। 6 वर्ष वाली बात क्या इसमें लागू नहीं हुई? फिर तो यही 7 साल तक वसूल। 10 साल की सजा हुई तो 10 साल तक वसूल, जितनी सजा होगी उतनी अवधि तक फिर उसको जुर्माने को वसूला जा सकता है। तो जो अधिकतम कारावास है, जुर्माने से अधिक हो तो दंडादेश भी दिया गया हो, वहां कारावास की समाप्ति तक वसूला जा सकता है। कहां तक वसूला जा सकता है? कारावास की समाप्ति, कारावास की समाप्ति तक। अभी तो पकड़ नहीं है ना, तो कारावास की समाप्ति। ऐसे मामलों में जहां सजा दी गई 6 वर्ष से अधिक की सजा दी गई,
अब आप बोलोगे 6 वर्ष से कम, 6 वर्ष से कम की है जितने भी मामले, 6 वर्ष से जितने भी कम के मामले उनके लिए तो 6 वर्ष है। चाहे सजा 1 वर्ष की हो, चाहे 2 वर्ष की हो, चाहे 3 की हो, चाहे 4 की हो, चाहे 5 की हो, चाहे 6 की, इनके लिए सबके लिए 6 वर्ष की अवधि। ठीक है, अगर किसी को 1 वर्ष की भी सजा होती है तो ये वाला नियम इन पे लागू नहीं होगा कि कोई ये कहेगा इसे कारावास की समाप्ति वाला नियम, कारावास की समाप्ति वाला नियम नहीं लागू नहीं होगा इन पे। किसी को 1 साल की सजा हुई और वो कह के नहीं कारावास की समाप्ति तक ही वसूल सकते, ये नियम आपके लिए नहीं, ये नियम केवल उनके लिए है जिनकी सजा 6 वर्ष से ऊपर है। ठीक है, तो ये 5 साल वाला कहने के साथ या 4 साल वाला कहे जिसको 4 साल की सजा, बोले नियम लिखा है कि भाई कारावास की समाप्ति तक वसूल सकते, बोले हम तो रिहा हो गए हम नहीं वसूल सकते, क्यों? आपके लिए तो नियम 6 वर्ष का है, आप सबके लिए नियम कितना है? 6 वर्ष का है। लेकिन जो 6 वर्ष से ऊपर के हैं उनके लिए है कारावास, अगर सजा भी हुए साल में तो कारावास की समाप्ति तक जो है वसूला जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा जब अवधि समाप्त हो जाती है तो उसके बाद जो है जुर्माने को वसूला नहीं जा सकता। अब मान लीजिए इस अवधि के भीतर अगर जो अपराधी है उसकी मृत्यु हो जाती है तो ये तो आप जानते ही उसकी संपत्ति से वसूला जाएगा, अगर मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति से वसूला जाएगा। इस अवधि के बीच में मान लो अपराधी की मृत्यु हो जाए तो ये तो सीधा नियम है, तो उसकी संपत्ति से अगर वसूलनीय है और वसूला जा सकता तो उसकी संपत्ति से वसूलेगी। और ये अवधि के बाद ये दो जो अवधि है, एक तो 6 वर्ष की और एक ये वाली, इन दो अवधि के बाद तो फिर आप किसी भी हालत में वसूल नहीं सकते। मान लो 7 साल भी काट दिए और आप नहीं वसूल पाए और वो छूट गया तो नहीं वसूल पाओगे। इन मामलों में 6 वर्ष अगर वो काटे आया है तो नहीं वसूल पाओगे। ठीक है, तो 6 वर्ष या कारावास की समाप्ति के बाद आप जुर्माना नहीं वसूल सकते, ये याद रखना। कब नहीं वसूल सकते? 6 वर्ष की अवधि या कारावास की समाप्ति के बाद, जैसी भी स्थिति हो, ऐसी भी स्थिति। 6 वर्ष वाली बात लग रही होगी तो 6 वर्ष, और अगर कारावास वाली बात लग रही होगी तो वो वाली अवधि। तो 6 वर्ष की अवधि या कारावास की समाप्ति के बाद जुर्माने की वसूली नहीं की जा सकती, तो याद रखना। अब नहीं की जा सकती 6 वर्ष की अवधि या कारावास की समाप्ति, जैसी भी स्थिति हो के बाद जुर्माने की वसूली नहीं की जा सकती। ये कौन सी धारा कहती है? ये धारा 70 कहती है। अब देखिए 71 क्या कहता है। 71 कहता है कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें लोग गलत करते हैं 70 पर। ठीक है, ये कह रहा है कई अपराध है, कई अपराध, कई अपराध मतलब एक से ज्यादा अपराध, 3 4 अपराध, 2 अपराध, 3 अपराध, 4 अपराध, जितने भी। ये कह रहा कई अपराध, इसमें 2 3 प्रावधान है कुल मिला के, अलग अलग प्रावधान है। पहला कह रहा है कि जहां की कोई बात जो अपराध है ऐसे भागों से जिसमें का कोई भाग स्वयं अपराध है मिलकर बनी है, वह अपराधी अपने ऐसे अपराधों में से एक से अधिक के दंड से दंडित ना किया जाएगा जब तक कि ऐसा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित ना हो। ये कह रहा है अगर कोई अपराध नहीं तो सबसे पहले तो ये नियम कह रहा है कि एक से अधिक दंड से उसे दंडित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा कोई अलंघन कोई उपबंध ना किया जाए। लेकिन आगे कह रहा है जहां की कोई बात अपराधों को परिभाषित या दंडित करने वाली किसी तत्समय प्रबंध विधि की 2 या अधिक पृथक परिभाषा में आने वाला अपराध है, अथवा जहां की कई कार पृथक परिभाषा मतलब अलग अलग परिभाषाओं में आता है, अलग अलग दंड करता है। एक ने मारपीट की, फिर लूट भी की तो अलग अलग दंड बन जाएंगे, चोरी भी की, लूट की, डकैती जारी का मतलब कई अपराध की। कोई अपराध होता है तो उसमें 2 3 चरण होते हैं, 2 3 अपराध होते हैं, इस तरीके के अपराध। जहाँ की कई कार जिसमें स्वयं एक से या स्वयं एकाधिक से अधिक गठित होते हैं मिलकर भिन्न अपराध गठित होता है, वहां अपराधी को उसके गुरुतर दंड से दंडित किया जाएगा जो ऐसे अपराध में से किसी भी एक से के लिए वह न्यायालय जो उसका विचारणा करे दे सकता है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अधिकतम अपराध, अगर कई अपराध ऐसे होते हैं ना या अलग अलग परिभाषाओं में अपराध है, 3 परिभाषा क्या? पहला तो ये कह रहा है कि किसी समव्यवहार में एक ही प्रकृति के कार्य को एक से अधिक बार किया जाए। पहला नियम ये कहता है एक ही समव्यवहार में, एक ही समव्यवहार, ठीक है, एक ही समव्यवहार में। अगर एक ही समव्यवहार में आप क्या करते हो, एक ही समव्यवहार में जो है एक ही प्रकृति के किसी कार्य को करते हो, कई बार एक ही प्रकृति के कार्य को एक से अधिक बार करते हो, एक ही प्रकृति का कार्य एक ही प्रकार लिख लीजिए, एक ही प्रकार का कार्य कई बार करते हो,
आप कहोगे ये क्या हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है कि आप किसी को एक डंडा मारो या 100 डंडे मारो, आप किसी के मान लो पति कर रहे हो, तो एक डंडा मारो या 100 डंडे मारो, सजा तो सेम ही है ना, एक ही प्रकृति का काम है, एक ही काम को आप 10 बार कर रहे हो। एक डंडा मारा उसके बाद आपने 100 डंडे मारे, तो क्या हर डंडे के लिए अलग अलग सजा होगी, एक ही सजा होगी? तो ये पहला नियम तो यही कहता है, अगर किए जाने का अपराधी को वही दंड दिया जाएगा जो उस अपराध के लिए एक बार में होता है ना? अगर आप किसी के साथ एक डंडा मान लो चाहे 100 डंडे मान लो, सजा वही होगी आपको जो उस अपराध के लिए होगी, ये पहला नियम। इसका एक उदाहरण भी है, यहाँ पर लाठी से 50 प्रहार करता है, क्या कर रहा है, 50 प्रहार ऐसे कर रहा है, लाठी से कर रहा है, लाठी से मार रहा है, 50 डंडे मारे। और अगर आप 50 डंडों की, ठीक है, 50 प्रहार करता है, वहां हो सकता है कि कारण है संपूर्ण मारपीट द्वारा उन प्रहारों में से हर एक प्रहार द्वारा भी जिसमें वह संपूर्ण मारपीट घटित होती है या को स्वेच्छापति कार्य करने का अपराध किया हो, यदि का हर प्रकार के लिए दंडनीय होता तो वह हर एक प्रकार के लिए 1 वर्ष के हिसाब से 50 वर्ष के लिए कारावास किया जा सकता था, किंतु वह संपूर्ण मारपीट के लिए केवल एक ही दंड से दंडनीय होगा। इसका पहला दृष्टांत है। ये क्या कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो है हर प्रकार मतलब स्वेच्छा उपपत्ति कार्य कर रहा और एक लाठी के लिए या एक बार की उपपत्ति के लिए आप ये कह रहा है कि 1 वर्ष की अगर सजा भी मान लें, तो ये मान के चलो कि अगर उसने 50 प्रहार किए तो फिर 50 वर्ष की सजा होगी इस हिसाब से। तो कह रहा है ऐसे मामलों में फिर 50 वर्ष की सजा नहीं होगी, फिर सजा एक ही वर्ष की होगी, चाहे वो 50 प्रहार करे चाहे वो 1 प्रहार करे। पहला नियम तो इसका ये है, नहीं समझे। और लाठी वाला जो ए वाला जो उदाहरण है वो इसका है, इसी का पहले वाले का। दूसरा कहता है कि किसी कार्य की पुनरावृत्ति पर उपरोक्त नियम तभी लागू होगा जबकि वह एक ही व्यक्ति या वस्तु के विरुद्ध किया जाए, अन्यथा उसे पृथक अपराध माना जाएगा। ये क्या कह रहा है, एक ही व्यक्ति हो या वस्तु के खिलाफ होना चाहिए, एक ही व्यक्ति या वस्तु, जो ऊपर का जो नियम पढ़ा है ये नियम तभी लागू होगा जब एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु के। अब मान लो आपने ए नाम के व्यक्ति को एक लठ मारा और बी नाम के व्यक्ति को दूसरा लठ मारा, तो भाई ये दूसरा अपराध हो जाएगा, ये पृथक अपराध हो जाएगा, ये अलग अलग माने जाएंगे। अगर आपने ए नाम के व्यक्ति पर ही 50 प्रहार किए तभी ये वाली प्रॉफिट ये चीज लागू होगा। अगर आपने 2 व्यक्ति थे, ए को भी मारा और 4 लठ बी को भी लड़ दिए, तो भाई ए का अपराध अलग हो गया आपने जो करा, और बी के लिए आपको अलग सजा होगी। ठीक है, दोनों का अलग। ये नियम तभी लागू होगा जब आप एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए करते हैं, मतलब एक ही व्यक्ति या वस्तु पर करते हैं। अब इसमें भी एक उदाहरण मस्तचिप वाला है, दूसरा उदाहरण है इसका, ये भी देखिए। ये कहता है यदि उस समय जब का या को पीट रहा था माँ हस्तक्षेप करता है और का माँ पर सातवें प्रहार करता है, तो यहाँ माँ पर किया गया प्रहार उस कार्य का भाग नहीं है जिसके द्वारा का या को स्वेच्छा उपपत्ति कार्य करता है। इसलिए का या को स्वेच्छा कार्य की उपपत्ति के लिए एक दंड से और माँ पर किए गए प्रहार के लिए दूसरे दंड से दंड नहीं होगा। ये इसका दूसरा दृष्टांत कहता है। मतलब कोई ऊपर वाला उदाहरण था कि भाई ये मार दिया था किसी ए नाम के व्यक्ति को, बी आ गया बचाने, तो इसने बी में भी कर दिए जानबूझ के कि तू कैसे आया बचाने, तेरे में भी कर दिए। तो मान लो अगर इसके इसके लिए वो 1 वर्ष के लिए दोषी है, तो इसके लिए भी 1 वर्ष के लिए दोषी होगा, यानी कुल 2 वर्ष हो सकती है सजा। मतलब इसके लिए अलग 1 वर्ष और इसके लिए अलग 1 वर्ष, क्योंकि अलग अलग अपराध हो गए। ठीक है, एक ही संघर्ष में भले हुए हैं लेकिन अलग अलग व्यक्ति हो गए। एक ए नाम को मारे गए थे, बीच में जो बीच बचाव करना है उसको भी जानबूझ कर आपने उसको भी लपेट दिया, तो इन दोनों के लिए क्या होगा, अलग अलग सजा होगी। ठीक है, तो एक ही वस्तु वगैरह होना चाहिए या एक ही व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, तीसरा देखेंगे। तीसरा कहता है यदि कोई एक ही कार्य एक से अधिक अपराधों के रूप में परिभाषित और दंडनीय हो, तब उन सभी के लिए दोष सिद्ध किए जाने पर भी दोषी व्यक्ति को उनमें से अधिकतम दंड से दंडनीय अपराध के लिए उल्लिखित दंड से अधिक दंड नहीं दिया जा सकेगा। क्या कह रहा है, यदि कोई एक ही कार्य एक से अधिक अपराधों के रूप में परिभाषित और दंडनीय, क्या कह रहा है, एक ही अपराध एक से अधिक अपराधों के लिए परिभाषित या दंडनीय होता है, तो ये कह रहा है एक से अधिक से अधिक।
एक से अधिक अपराधों के लिए। ये कह रहा है एक से अधिक अपराधों के लिए या अपराधों के रूप में परिभाषित और दंड या दंड। ठीक है, ये कह रहे हैं एक से अधिक अपराधों के लिए कोई अपराध परिभाषित है या दंडनीय है, तो उसमें जो दीर्घतम सजा है या जो अधिकतम सजा है उसके लिए उसे दंडित किया जाएगा। अधिकतम सजा से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा। अधिकतम सजा के लिए जो है उसे दंडित किया जा सकता है। इसका क्या उदाहरण है? इसका वैसे तो उदाहरण नहीं है, लेकिन उदाहरण दे सकते हैं कि काया जानते हुए कि गा खा की पत्नी है, गा को प्रवंचना पूर्ण ये विश्वास दिलाता है कि वह उसका पति है, मतलब कोई महिला उसको यकीन दिलाता है कि वो उसकी पत्नी या वो उसका पति है, और इस प्रकार उसकी सम्मति प्राप्त करके गा से मैथुन करता है। यहाँ का कार्य 419 के अधीन प्रतिरूपण द्वारा छल और धारा 375 के चौथे खंड यथा परिभाषित बालक संघ एवं धारा 493 विवाह विषयक अपराधों के रूप में दंडनीय। इनमें से बलात्कार के लिए तुलनात्मक रूप से गुरुतर दंड का विधान किया गया है। अतः का को बलात्कार के लिए प्रावधानित दंड से दंडित किया जा सकेगा, किंतु उससे अधिक नहीं। अब ये कह रहा है कि कई अपराधों से मिलकर बना है। उसने क्या किया, किसी की पत्नी को पहले मतलब एक महिला को यह यकीन दिलाया कि वो उसका पति है, तो ये कह रहा है भाई 419 के तहत उसने अपराध किया, 419 वाला अपराध किया। फिर उसने क्या किया, उसने वही 419 वाला पति कराया, स्वाभाविक सी बात है, उससे जो है मैथुन किया, तो उसने 375 का जो परिभाषित अपराध है 375 में बलात्कार वाले जो अपराध है वो किया, तो ये बलात्कार का भी अपराध बढ़ गया। इसके अलावा ये तो आप जानते हैं कि 413 में वो जो है विवाह विषयक जो अपराध है वो तो हुआ ही, किसी की दूसरे की पत्नी तो विवाह विषयक अपराध तो ही है, तो इनमें अलग अलग सजाएं सब। ठीक है, अब इनमें ये कह रहा है कि जो अधिकतम सजा होगी, अधिकतम सजा इन दो, इसमें कम है, इसमें भी कम है सजा, है ना, इसमें कम सजा है, इसमें कम सजा है, और जो 375 है उसमें इन दोनों की तुलना में क्या सजा है, अधिकतम सजा है। अधिकतम, हालांकि अपराध कैसा हो रहा है, एक ही व्यक्ति के खिलाफ हो रहा है, लेकिन दो दो तीन तीन अपराध बन रहे हैं ना। एक से अधिक अपराधों के लिए परिभाषित दंड, मतलब एक से अधिक अपराध कर रहा है एक ही व्यक्ति के खिलाफ, आपके खिलाफ उसने 3 अपराध कर दिए एक ही व्यक्ति के खिलाफ, तो एक ही क्रम में हो रहे हैं ना। क्या किया उसने, उसको पत्नी बताया, मतलब उसका पति बताया, फिर उससे बलात्कार किया, और फिर तीसरा तो विवाह, दूसरे की पत्नी है तो विवाह से अपराध हो ही रहे हैं। तो इन तीनों अपराधों में ये देखा जाएगा कि अधिकतम सजा किस अपराध में, तो अधिकतम सजा जिस अपराध में होगी उससे ही उसे दंडित किया जाएगा, उससे ज्यादा से उसे दंडित नहीं किया जाएगा, ये कह रहा है। तो 375 में चूंकि ज्यादा सजा है तो फिर 375 से ही इसे दंडित किया जाएगा। अधिकतम सजा मतलब 375 वाली ही दी जाएगी, उससे ज्यादा सजा इसको नहीं दी जाएगी। ठीक, अब क्या कहता है भाई, ये यही था। ठीक है, 71 आगे देखिए इसी में। अब कह रहा है एक चीज, तीसरी चौथी और लिख लीजिए। चौथा कह रहा है जबकि कार्य किए गए, जबकि मतलब कई कार्य किए जाते हैं, कई कार्य किए गए हो जिसमें से कुछ अपराध जो है छोटे अपराध के रूप में दंडनीय हो, किंतु उन सबसे मिलकर एक बड़ा अपराध घटित होता है, तब अपराधी को ऐसे बड़े अपराध के लिए प्रावधानित दंड से दंडित किया जा सकेगा, किंतु उससे अधिक। ये कह रहा है कई अपराध मिलकर एक बड़ा अपराध बनाते हैं, एक बड़ा अपराध बनाते। ठीक है, ये कई अपराध किस किसी जैसा है, थोड़ा सा अलग है। ये कह रहा है कई अपराधों में से जो अधिकतम है उसमें दंडित किया जाएगा, और ये कह रहा है कि छोटे छोटे अपराध मिलकर एक बड़ा अपराध बना देते हैं, तो फिर उस बड़े अपराध के लिए उस व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है। इसमें देखिए क्या है उदाहरण, वैसे तो इसमें नहीं है, एक उदाहरण कहता है का खा को थप्पड़ मारता है एवं पिस्तौल दिखाकर तत्काल मृत्यु की धमकी देते हुए उसके आभूषण या बैग छीन लेता है। क्या कह रहा है कि का खा को थप्पड़ मारता है, पहले थप्पड़ जड़ा नॉर्मली जैसा होता है, उसके बाद पिस्तौल तानी उसके ऊपर, पिस्तौल तान के उसको मृत्यु की धमकी दी कि भैया थप्पड़ मारा, पिस्तौल तानी और मृत्यु की धमकी दी कि भैया अपने आभूषण दे दो, नहीं तो हम तुम्हारी मृत्यु कारित कर देंगे। ठीक है, आभूषण छीन लेता, और क्या किया, उसके आभूषण जो है गहने वगैरह या पर्स वगैरह जो भी है वो छीन लिया। यहाँ का स्वेच्छा उपाधि करता है, तो आप जान रहे हैं उपाधि भी कर रहा है,
आपराधिक अविश्वास भी कर रहा है, भाई धमकी दे रहा है तो आपराधिक अविश्वास का भी अपराध हो रहा है। इसके अलावा उससे चोरी का अपराध करता है या लूट करता है, या लूट का अपराध जो भी घटित होती है, चोरी या लूट, चोरी का अपराध करता है और लूट भी घटित करता है। अतः का को लूट के दंड से अधिकतम, स्वाभाविक सी बात है कि लूट में क्या है, अधिकतम सजा है। उसने थप्पड़ मारा, धमकी दी, है ना, छीन लिया, तो लूट भी हो रही, चोरी भी, कभी लूट में चोरी शामिल होती है, चोरी लूट में चोरी शामिल होती है। तो भाई अधिकतम सजा काय की होगी, जो लूट के लिए बनी, लूट पे अधिकतम सजा है ना, तो फिर उस व्यक्ति को काय से दंडित किया जाएगा, लूट से उसे दंडित किया जाएगा। कई अपराधों से मिलकर ना, अभी कई अपराधी तो मिल रहे हैं, आप ही के सामने हुआ, आप गए, आपको कोई अपराधी मिला, एक थप्पड़ जड़ा, उसके बाद पिस्तौल निकाल ली और कह बोला ये ले आओ अपना पढ़ दो, और छीन लिया। तो एक ही सब व्यवहार में बन रहे हैं, और छोटे छोटे अपराध मिलकर एक बड़ा अपराध बना रहे हैं। ठीक है, तो जो बड़ा अपराध है उसके लिए उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। ठीक है, ये कहना है। अब देखिए 72 कहता है संदेह की अवस्था में कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड जबकि निर्णय में यह कथित है या संदेह है कि वह किस अपराध को दोषी है। 72 संदेह की बात कर रहा है, संदेह है, कई बार हो जाता है, संदेह हो जाता है न्यायालय को, कई अपराध मिक्सअप है, अब मजिस्ट्रेट साहब को समझ नहीं आ रहा कौन से दंड से दंडित करें, है ना। तो यह साबित हो जाए कि एक से अधिक जो है विनिर्दिष्ट अपराध किए गए, अगर ये साबित हो जाता है कि भाई एक से अधिक अपराध किए गए हैं, तो अपराधी को, और अपराधी ने कई व्यक्तियों के साथ उसके उनके किए जाने में भाग भी लिया, ये सिद्ध हो गया कि भाई एक से अधिक अपराध और एक से अधिक लोगों के साथ मिलकर के इसने कोई अपराध किया है, ऐसा लगता है, सिद्ध हो जाता है। तो यह साबित ना हो सका हो कि किस अथवा किन विनिर्दिष्ट अपराधों के किए जाने में भाग लिया, और ये तय नहीं हो पाया कि भाई इस अपराधी ने कौन सी, मतलब ये जो व्यक्ति इसने कौन सा अपराध किया। तो वहां क्या किया जाएगा, उनमें से सबसे कम गंभीर अपराध के लिए उल्लेखित दंड से दंडित किया जाएगा। कई बार होता है ना कि 4-5 लोग गए अपराध करने, अब ये तो तय हो गया कि भाई 4-5 लोगों ने अपराध किया, ये तय नहीं हो पाया कौन सा अपराध किया, इसने कौन सा अपराध किया, इसने क्या किया है, ये तय नहीं हो पाता है, कई बार संदेह है कि क्या किया। तो ये कह रहा है कि जो न्यूनतम सजा होगी ऐसे मामलों में न्यूनतम सजा दी जाएगी उस व्यक्ति को, अगर तय नहीं हो पाई, ये संदेह का लाभ कह लो इसको। ये तो तय है कि तुम अपराध में शामिल थे, हमें पता है कि तुमने अपराध किया, लेकिन हमको ये नहीं पता पड़ रहा है कि तुमने किया कौन सा अपराध, मतलब जो उस अपराध, उस घटनाक्रम में जितने भी अपराध बने हैं उनमें से तुमने कौन सा किया, ये तय नहीं है। ये तो तय है कि तुमने अपराध किया, तुम घटना में शामिल थे। अब ये नहीं पता पड़ पा रहा हमें कि उस अनुक्रम में जो अपराध हुए हैं उसमें से कहाँ आपकी भागीदारी रही है, कब किया। ये तय है कि आपकी भागीदारी तो रही है, लेकिन ये तय नहीं हो पा रहा है कि उन अपराधों की जो श्रृंखला है, जो अपराध हो रहे हैं, जो लोग मिलकर करे हैं, उसमें आपने भाग भी लिया, लेकिन ये तय नहीं हो रहा कि आपने कौन सा अपराध किया। तो फिर उसमें जो भी न्यूनतम सजा है उससे आपको दंडित किया जाएगा। कुल मिला के एक तरीके से संधि का लाभ है ये, उसमें आपको न्यूनतम अपराध से जो है क्या किया जाएगा, दंडित किया जा सकता है। ये 72 का, ये संदेह की बात हो गई। अब 73 देखिए, 73 एकांत परिरोध। एकांत परिरोध, अब होता क्या है एकांत परिरोध। एकांत परिरोध का अर्थ होता है कि जेल की व्यवस्था है भाई, जो जब जेल होता है ना, तो जो भी कैदी होते हैं उसको जो है एकांत परिरोध में रखा जाता है। कुछ कैदी को, सब कैदी को नहीं, जो गंभीर किस्म के कैदी होते हैं उनको रखा जाता है। ये दरअसल पश्चाताप वाली प्रक्रिया है। ये दिया उन लोगों को जाता है कि भाई जब जेल में आप रहोगे, सबसे अलग रहोगे, एकांत में रहोगे, तो सोचोगे, विचारोगे कि जो आपने कृत्य किया है, जो आपने अपराध किया है वो गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो पछतावा हुआ, इसीलिए आपको एक में रखा जाएगा। उदाहरण के लिए आप घर में ही अकेला एक कमरा, बड़ी सब्जेक्ट भले ही सुविधाएं देते हैं, कुछ भी देते हैं आपको, एक कमरे में बंद कर दें 1 महीने के लिए, बस इसी में रहना है, इससे बाहर नहीं निकलना है, तो क्या करोगे, सोचो विचारी करोगे, पागल हो जाओगे, आदत। तो वो यही कह रहा है कि ऐसे में जो कैदी वगैरह होते हैं उनको जेल में रखा जाता है, इसलिए एक अलग से जेल रहती है, जेल में ये बैरल बना रहता है, उसमें इनको रख देते हैं। तो वहाँ किसी से भी इनको मिलना जुलना किसी से नहीं होता है, मिलना जुलना किसी से नहीं, एक ही जगह बने रहते हैं। तो ये पश्चाताप की प्रक्रिया की वजह से बनाया है। ये लोग जो भी अपराधी हैं, जो गंभीर किस्म के हैं, जो सीरियल किलर होते हैं ना, इस तरीके के लोग होते हैं,
तो उनको एकदम से एकांत परिरोध दिया जाता है ताकि वो सोच विचार कर सके, उनको लगे, कुछ पछतावा हो कि जो कार्य उन्होंने किया है वो गलत है। और ये आदमी कब सोचता है, जब बिल्कुल सबसे कट जाता है, ना फोन है, ना टीवी है, ना कुछ है, बस बैठे हैं, तो क्या करेगा, सोचेगा, बस सोचेगा। तो इस वजह से ये अपराध की सजा उसको दी जाती है ताकि वो सुधर सके। एक सुधारने की प्रक्रिया भी कह दीजिए, सुधारने की है प्रक्रिया भी। ठीक, अब देखिए एकांत परिरोध। तो एकांत परिरोध का दंडादेश कैसा होता है, केवल कठिन कारावास से दंडनीय में दिया जाता है। और ये भी याद रखें कि एकांत परिरोध कब दिया जाता है, केवल कठिन कारावास के मामलों में दिया जाता है। कठिन कारावास ऐसे अपराध जहाँ कठिन कारावास की अवधि होती है उसी में दिया जाता है, सादा वालों को नहीं दिया जाता है कि सादा कारावास हुआ है तो आपको एकांत परिरोध भोगना पड़ेगा, क्योंकि ये कठोरतम किस्म का दंड है। ठीक है, एकांत परिरोध अपने आप कठोरतम किस्म का दंड है। ठीक है, तो ये कैसे कारावास में दिया जाता है, जो कठोरतम दंड से दंडित होती है, या कह लीजिए कठिन कारावास से दंडनीय होते हैं, उनमें ही दिया जाता है। अब इसमें जो है एकांत परिरोध की जो है अधिकतम अवधि के बारे में बताया है, नीचे एक सारणी दे रखी है, वो कॉलम वाइज दे रखा है। तो इसमें जो है अवधि और जो है एकांत परिरोध की अवधि बताई, अवधि और एकांत परिरोध की अवधि, एकांत ही ले लिया, ठीक है। एकांत परिरोध की अवधि, ये अवधि काय की, ये सजा की अवधि है, ये काय की अवधि, ये एकांत परिरोध की है। ठीक है, कि अगर कितनी सजा होगी तो कितना एकांत परिरोध भोगेगा, ये बताया है। ये कह रहा है अगर 6 माह तक का कारावास होता है किसी व्यक्ति को, 6 माह, अगर 6 माह का कारावास हुआ है, कठिन कारावास कठिन ही रहेगा, 6 माह का कारावास हुआ है, तो भैया एकांत परिरोध की जो अधिकतम अवधि होगी वो कितनी होगी, 1 माह। एकांत परिरोध की अवधि कितनी होगी, 1 ही माह का होगा। अगर 6 माह की सजा होती है तो 1 माह ही भोगना पड़ेगा। ठीक, वो भी तब जब न्यायालय देगा, हर मामले में नहीं देता। अगर 6 माह की है तो ऐसा नहीं कि हर मामले में एकांत परिरोध हो गया, ऐसा नहीं होता, ये अलग से देना पड़ता है। मजिस्ट्रेट अलग से सुनाता है कि भैया एक माह का एकांत परिरोध, तो ये मजिस्ट्रेट सब अलग से देता है, वो इसी में इंक्लूड रहता है। ऐसा नहीं कि 6 महीना जी हो गए और एक माह हो गए, वो उसमें नहीं होता, ये इसी अवधि में होता है। अगर कोई व्यक्ति मतलब 6 माह की उसको सजा हुई है और साथ में मजिस्ट्रेट साहब ने उसको 1 माह का एकांत परिरोध सुनाया है, तो सीधा सा बात है कि वो 5 महीने कारावास प्लस 1 महीना उसमें उसका एकांत परिरोध होगा। ठीक है, ये इसमें इंक्लूड रहता है, इस सजा अतिरिक्त नहीं रहता है, इसी में इंक्लूड रहता है। और ये तब दिया जाता है जब मजिस्ट्रेट साहब उसमें अतिरिक्त कहते हैं कि एकांत परिरोध भोगेगा। ठीक है, तब होता है। ऐसा नहीं कि हर 6 माह वाले अपराधों में भी एकांत परिरोध, तब में नहीं होता है। जब मजिस्ट्रेट साहब को कहेंगे, आपको सुनाएंगे तभी होगा। तो कितना होगा, 6 माह में 1 माह हो जाएगा अगर 6 माह तक का कारावास से नहीं, और अगर 6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक का है, मतलब 6 प्लस है और 1 वर्ष तक के मामले, ठीक है, 6 माह से अधिक है और 1 वर्ष तक के मामले, स्वाभाविक सी बात है, आप उसका दोगुना हो जाएगा, 2 माह हो जाएगा। ठीक है, 1 वर्ष तक के मामलों में कुल मिला के दोगुना हो जाएगा। 6 माह से ऊपर होना चाहिए और 1 माह से 1 वर्ष से कम होना चाहिए, तो ऐसे मामलों में कितना हो जाएगा, एक की जगह 2 माह हो जाएगा। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि भाई 1 वर्ष से अधिक बाकी जितने भी मामले 1 ईयर, 1 वर्ष से प्लस, मतलब 1 साल से अधिक के जितने भी मामले हैं उसमें अधिकतम एकांत परिरोध कितना हुआ, 3 माह, मतलब 3 माह तो लिमिट है, खत्म है यहाँ, इसके बाद कुछ नहीं। एक तो क्वेश्चन यही आता है कि एकांत परिरोध की अधिकतम अवधि कितनी, तो एकांत परिरोध की अधिकतम अवधि 3 माह, इससे अधिक तो किसी हालत में ही नहीं होगा। ठीक है, ये सबसे अधिकतम अवधि, इससे ज्यादा नहीं होगा, याद रखना पहले। ये तो सिंपल है, अभी आगे और समझना है। देखिए पर्टिकुलर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर किसी व्यक्ति को 6 माह का कठिन कारावास दिया जाता है तो कितनी माह की एकांत परिरोध भोगेगा, यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लो कि 6 माह है तो 1 माह होगा। आप ये भी समझ लो कि 1 वर्ष है तो 2 माह होगा, और उससे ऊपर 3 माह होता है, उससे ज्यादा तो होता ही नहीं। ठीक है, 1 वर्ष से जितने भी ऊपर के अपराध है तो उसमें 3 माह ही होगा, उससे ज्यादा नहीं। ये तो सामान्य बात होगी। ठीक है, ये तो भाई सामान्य सी बात हो गई आपकी। अब देखिए अवधि जो है 74 क्या कहता है। अब देखिए निष्पादन,
ये तो भाई साहब अवधि हो गई। अब 74 की बात से 73 के बाद 74। अब भाई निष्पादन कैसे होगा? मतलब कह रहा है कि भाई ये तो ठीक है, अवधि हो गई, अवधि तो हो गई, अब जेल की बात आ गई कि भाई जेल में इसको जैसे न्यायालय ने 1 माह का मांग दे दिया, तो 1 माह का जो दे दिया है वो जेल में किस प्रक्रिया से मतलब उसको फॉलो कराया जाएगा? क्या सीधा ही 1 महीने के लिए भेज देंगे, क्या थोड़ा थोड़ा करके भेजेंगे, कैसे भेजेंगे? जो 1 महीने की सजा है, 2 की है, 3 की, जैसी भी स्थिति हो, तो उनको कैसे भोगेगा वो व्यक्ति? क्या इकट्ठा भोग देगा? क्या जाते ही पहले ही दिन गया और पहले ही दिन उसको घुसेड़ दिया जेल में, बोले एकांत परिरोध बोलो, फिर निकाला? ऐसा नहीं, फिर क्या हुआ? तो वो प्रक्रिया आपकी 74 में दे रखी है कि किसी भी दशा में एक बार में एकांत परिरोध 14 से अधिक अवधि तक हो। पहला नियम याद है, एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगा, ये अलग नियम। काय का कह रहा है, भोगने की बात कह रहा है। मतलब एक बार में अगर मान लो न्यायालय नहीं कितने की होगी, 3 माह से तो ज्यादा दिया नहीं होगा, एक बार में कह रहा है अधिकतम अवधि है 14 दिन। मतलब एक दिन अगर आप एकांत परिरोध देते भी हो किसी को, तो एक बार में 14 दिन तक उसे एकांत परिरोध में रखा जा सकता है। अब मान लो 3 माह का दिया है आपको, उदाहरण के लिए मान लीजिए, हम सब पढ़ेंगे, पहले तो आप ये नियम याद रखें कि एक बार में जो अधिकतम अवधि होगी 14, मतलब 14 दिन तक एकांत परिरोध में रखेंगे, फिर निकालेंगे, 14 दिन के लिए नॉर्मल रखेंगे, फिर भेज देंगे, फिर निकालेंगे, फिर भेज देंगे, ऐसे चलता है। ठीक है, तो 14 दिन जो है अधिकतम अवधि होती है एकांत परिरोध की जेल में। जेल वाले जो रखते हैं, जेलर वेलर, तो एक बार में 14 दिन अधिकतम अवधि है, इससे ज्यादा नहीं रख सकते। ये अधिकतम अवधि तय करती है और ये इस मामले में मोस्टली लागू है। ठीक है, तो अधिकतम अवधि कितनी होगी? 14 दिन। 3 माह से अधिक का कारावास होने पर, हाँ हाँ नहीं, ये इसमें लागू होगी। 3 माह से, ये कह रहा है 3 माह से अधिक का कारावास होने पर किसी एक माह में 7 दिन से अधिक के लिए का परिरोध नहीं होगा। ये कह रहा है 3 माह से अधिक का कारावास होने पर, ये कह रहा है 3 माह से, इसको मिटा देगा, 3 माह से अधिक, क्या कह रहा है? 3 माह से अधिक। ठीक, ये कह रहा है 3 माह से अधिक का अगर एकांत परिरोध दिया है किसी व्यक्ति को, 3 माह से अधिक का कारावास होने पर, सॉरी 3 माह से अधिक का अगर कारावास है किसी व्यक्ति, 3 माह से अधिक का क्या दिया गया है? कारावास। तो 1 महीने में कितना दिन तक रखा जा सकता है? 7 दिन। 7 दिन 1 माह में, मतलब 1 महीने में 7 ही दिन रखा जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को 3 माह से अधिक की सजा दी गई है, तो एक 7 दिन से, मतलब 1 महीने में 7 दिन रखे जाएगा। 3 महीने के उदाहरण के लिए, कि जो 3 महीने हैं उसके, ठीक है, तो 7 7 7 1 महीने में 3 महीने की सजा दी किसी को, तो 7 दिन एकांत परिरोध, बाकी जितने भी दिन बचते हैं वो नॉर्मल दिएगा इस महीने में। उदाहरण के लिए ये पहला महीना हो गया, ये दूसरा महीना हो गया, ये तीसरा महीना हो गया, तो पहले महीने में 7 दिन, फिर दूसरे महीने में 7 दिन, और फिर तीसरे महीने में 7 दिन, ऐसे ऐसे जो है उसकी अवधि काटी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है उसकी एकांत परिरोध की अवधि भोगी जाएगी। अगर कब, जब 3 माह या उससे अधिक का दिया जाता है, तो 1 माह में 7 दिन ही रखा जाएगा। ठीक, उससे ज्यादा नहीं रखा जाएगा। अब आगे लिखा है, एक बार में जितने दिन का एकांत परिरोध दिया जाता है, कम से कम उतने दिनों के अंतराल के बाद ही अपराधी को पुनः एकांत परिरोध में रखा जाएगा। मतलब ये कह रहा है कि अगर एक जितना दिया गया, अगर 7 दिन का एकांत परिरोध दिया जाता है किसी व्यक्ति को, तो 7 दिन खुला रखना पड़ेगा, फिर 7 दिन एकांत परिरोध में रखना पड़ेगा, ये नियम। 14 दिन दिया जाता है तो पहले 14 दिन के लिए दिया जाता है, तो 14 दिन फिर उसको खुला रखना पड़ेगा, फिर उसको डालना पड़ेगा। मतलब जितना आप एकांत परिरोध दोगे उसे, उतना ही आप उसको खुला भी आपको रखना पड़ेगा, ये कहता है। अगर 7 दिन दिया तो फिर 7 दिन आपको उसको खुला भी रखना पड़ेगा। ठीक है, वो 7 दिन वाली बात नहीं, ठीक है। तब दिए गए संपूर्ण कारावास के लिए किसी एक माह में एकांत परिरोध 7 दिन से अधिक ना होगा। साथ ही एकांत परिरोध की कालावधियों को बीच उन्हीं कालावधियों से अन्य अंतराल होंगे। मतलब जितनी कारावधि होगी उतना ही उसे कारावास में जो है रखा जाए। ये इन्फोर्समेंट के तरीके 3 तरीके हैं। पहला तो 14 दिन से अधिक का नहीं होगा,
दूसरा कह रहा है 3 माह से अधिक की सजा है तो भैया 7-7 दिन कर देगा, 1 महीने में 7 दिन है। उसके बाद अगर जितना है, और अगर कई बार ऐसा होता है कि सजा कम है तो फिर भी 7 दिन है तो 7 दिन के बाद खुला रखा जाएगा, फिर 7 दिन फिर खुला रखा जाएगा, 7 दिन ऐसे उसकी अवधि को काउंट कर लिया जाएगा। और अधिकतम 14 दिन से अधिक तो रखा ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये अवधियां ये आपको याद रखना है। तो ये वाली अवधि है। एकांत परिरोध कितना होता है, मोस्टली क्वेश्चन यही आता है। लेकिन ये वाला भी आ सकता है कि भाई एकांत परिरोध एक बार में अधिकतम कितना होता है, ये भी क्वेश्चन आता है, तो याद रखना 14 दिन। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भैया 3 माह से ज्यादा की सजा है तो एक बार में या एक माह में अधिकतम कितना होगा, भाई 7 दिन होगा। तो ये भी याद रखना है कि अगर 3 माह से अधिक की सजा है तो एक माह में अधिकतम एकांत परिरोध कितना हो सकता है, 7 दिन। उसमें लिखा है 7 दिन से ज्यादा नहीं होगा, 7-7 दिन करके एकांत परिरोध की जो है अवधि को पूरा कर लिया जाएगा। लास्ट सेक्शन और देख लीजिए 75, सेक्शन 75, इसको और देखिए। सेक्शन 75 क्या कहता है? सेक्शन 75 कहता है पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात अध्याय 12 और 17 के अधीन कतिपय अपराधों के लिए वर्जित दंड। ये कह रहा है पूर्व दोष सिद्धि मतलब पहले भी दोष सिद्ध हो चुके हैं, फिर नहीं मान रहे ये, है ना। पूर्व दोष सिद्धि के बाद जो अपराध किए गए हैं, ठीक है, पूर्व दोष सिद्धि के बाद अध्याय 12 और 17 के अधीन कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड। वर्धित मतलब बढ़ा के दंड। कौन से अपराधों के अधीन? ये कह रहा है चैप्टर 12 और चैप्टर 17। ठीक है, संपत्ति वाले अपराध। चैप्टर 17 में शायद संपत्ति के विरुद्ध था, 16 में शरीर के विरुद्ध है और 17 में संपत्ति के विरुद्ध अपराध है। और 12 चैप्टर में शायद आपका पुलिस के क्या है, कुछ ऐसी कोई बात है। 12 चैप्टर में आपके जो है चैप्टर 12 सिक्का है। सिक्का सिक्कों से संबंधित अपराध, ये सिक्का है। और बाकी तो ये शरीर के विरुद्ध अपराध है 17। सिक्के वाले अपराध, करेंसी वाले अपराध, सीधी सी बात है, करेंसी वाले अपराध ही है। और ये आपके शरीर के विरुद्ध अपराध। ये क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है कि भैया कोई व्यक्ति जो है इस धारा की, मतलब ये अध्याय जो है 12 और 17 के अंतर्गत केवल 3 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडित अपराधों पर लागू। ये बात धारा किस पर लागू होती है? 3 वर्ष से अधिक। अगर कोई व्यक्ति ने 12 और 13 17 वाले जो अपराध हैं 3 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध पुनः किया है, 3 वर्ष या अधिक अधिक के अपराधों पर लागू, ये उन्हीं अपराधों पर लागू होती है या 3 वर्ष या उससे अधिक अवधि के दंडनीय अपराधों पर लागू होती है। ऐसे किसी अपराध के लिए पुनः दोष सिद्धि ठहराए जाने पर दोषी व्यक्ति को उस अपराध के लिए प्रावधानित दंड के बजाय धारा 75 में वर्णित दंड से दंडित किया जाएगा। क्या मतलब है? ये कह रहा है कि अध्याय 12 के भी अध्याय 17 के भी अगर आपने 3 वर्ष या उससे अधिक का अपराध पुनः किया है, दोबारा किया है, तो फिर उस अपराध के लिए जो अपराध में सजा है इन चैप्टरों में वो सजा ना होकर आपको धारा 75 में जो सजा है वो होगी। जो धारा 75 में जो सजा है वो होगी, मतलब कौन सी सजा होगी? आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का किसी भांति का कारावास। कितनी सजा होगी? आजीवन कारावास, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का किसी भांति का कारावास, या 10 वर्ष तक का किसी भांति का कारावास। ठीक है, ये होगा फिर आपको। वो नॉर्मल सजा जो इस चैप्टर में दी है वो नहीं होगी अगर आप दोबारा, और वो भी दोबारा में भी कौन से 3 वर्ष से अधिक के अपराध करते हो। 3 वर्ष या उससे अधिक के अपराध अगर आप करते हो तो फिर आपको ये जो चैप्टर 17 में जो सजा दे रखी है, चैप्टर 12 में जो सजा दे रखी है वो नहीं होगी। ये कह रहा है वो नहीं होगी। तो क्या बच जाओगे? नहीं, फिर 75 में आ जाओगे। बचोगे नहीं, 75 में आ जाओगे। फिर सजा ये होगी आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास से किसी भांति के कारावास से आपको दंड दिया जाएगा। ये अलग से सजा कहती है। ये सजा उनके लिए कह दी जो दोबारा अपराध करते हैं, वो भी 3 वर्ष या उससे अधिक के अपराध करते हैं, वो भी चैप्टर 12 और 17 पर्टिकुलर। सिक्का वाला चैप्टर है ये, सिक्का, और ये शरीर के विरुद्ध है। शरीर ही है ना, तो सॉरी संपत्ति के विरुद्ध, शरीर नहीं संपत्ति। 16 में है शरीर, संपत्ति के विरुद्ध अपराध।
ये संपत्ति के विरुद्ध अपराध है, चोरी चकाटी वाले अपराध हो गए मान लो। मतलब कुल मिला के वो अपराध हैं जिनमें 3 वर्ष से अधिक की सजा उनके लिए है ये। 3 वर्ष या उससे अधिक की सजा है, आपने 2 बार पहले करा था फिर करा, तो भैया ये नहीं होगा कि भाई कोई अपराध 30 साल वाली जो सजा है वही होगा उसका दोगुना, ऐसा दोगुना पुगना नहीं लिखा उसमें, सीधा लिखा है। फिर आपको ये होगा आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक कारावास या किसी भांति कारावास, ठीक है, बस इतना सा है। तो ये ढलाना हो गया, फिर धारा 75 की सजा होगी, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखना, ठीक है। अब इसको कैसे पूछ सकते हैं, इसको ऐसे तो पूछेंगे नहीं वो आपसे सिंपल सा कि भाई कितनी सजा होगी, वो सीधा सीधा पूछेंगे अगर कोई व्यक्ति धारा 12 के तहत या धारा 17 के तहत 3 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय कोई अपराध दोबारा करता है तो ऐसे व्यक्ति को कितने दंड से दंडित किया जाएगा। ऑप्शन लिख देंगे 1/3, 1/4 और लास्ट एक ऑप्शन ये। आपको ये पता होना चाहिए 1/3, 1/4 वाली बात नहीं है, ये वाले अपराध से ये सजा दिया जाएगा, दंडित किया जाएगा, यानी आजीवन कारावास या 10 वर्ष के कारावास या किसी भांति के कारावास से उसे दंडित किया जा सकता है। तो ये याद होना चाहिए, तभी लगा होगा। तो बना सकते हैं धारा 17 के अधीन 3 वर्ष या उससे अधिक के अपराध से दंडनीय पुनः अपराध करता है कोई व्यक्ति, तो उसे अधिकतम कितने दंड से दंडित किया जा सकता है, ठीक है। तो वो ना 12 और ना 17 वाले तो वो लागू होना नहीं है, 1/4, 2/4, 1/4 या आधा या तभी कुछ नहीं लिखा, इसी वजह सजा आपको याद रखना चाहिए कि आजीवन कारावास से 10 वर्ष के कारण कि किसी भांति के कारावास से ऐसे व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है, ठीक है। आज के लिए नहीं, मंडे से जो है अपन जो है साधारण अपवाद जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे, साधारण अपवाद वाला जो है चैप्टर पढ़ेंगे। ये आपको जितना आपने इसमें भी ये पढ़ा है ना, इनको अच्छे से रिवीजन करेंगे, है ना, उसकी आपकी सीधी पेज से तो बाकी मंडे को पढ़ेंगे आपके साधारण अपवादों से। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।